वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं? देखें, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में प्रयोग की जाने वाली उस ध्वनि या ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं जिसके अतिरिक्त टुकड़े ना किए जा सकें। वर्ण ही भाषा का मूलधारा होता है। हरेक भाषा में वर्ण स्वाभाविक रूप में विद्यमान होता है और वर्णों के इसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला जैसे हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अ। कहाँ है? अंग्रेजी वर्णमाला में है ABCD। हिंदी वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं? स्वर वर्ण से स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अतः मुख्य से स्वर स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि को स्वर कहा जाता है। मुंह से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि को स्वर कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। इन स्वरों का पूरा नाम मूल स्वर होता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर होता है और एक गिनती में 4 होते हैं। ह्रस्व इन स्वरों का दूसरा नाम मूल स्वर होता है और एक गिनती में 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उड़ी। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। एक गिनती में 7 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग ह्रस्व स्वर के या मूल स्वर के 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, उम्र है। इसका चिन्ह बड़ा ऊ होता है जो उच्चारण के समय वर्ण के आगे लगता है, जो उच्चारण समय का ही संकेत देता है। इसके अतिरिक्त अयोग्य वह कहलाते हैं जहाँ अ को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अ को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहा जाता है। कुछ ध्वनि का प्रयोग विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में होने लगा, जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है, जैसे ज, फ, आ। जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनुस्वार
पंछी चांद अंदर कांच हिंदी पूछ विसर्ग प्रांत दुख अंत आगत है। स्वर एवं उनकी मात्राएं। शब्द कम शाम जीन तीन बूंद धूप कृपा चने पैसा मोरजू। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर रूप से नहीं होता है। व्यंजन वे वर्ण होता है जिनका उच्चारण स्वर रूप से स्वतंत्र रूप से व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उनके उच्चारण में हवा मुख के भिन्न भिन्न अंगों से टकराते हुए बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन होते हैं। मुख्य से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन स्पर्श अंतस्थ ऊष्म संयुक्त। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को छूते हुए बाहर निकलती हैं। स्पर्श व्यंजनों का आशय ही उन व्यंजनों से है जो मुख के विभिन्न भागों को छू कर बोले जाएं, जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं य र ल व। ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सांस तेजी से बाहर निकलती है। श श संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में की निकलने वाली हवा की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में निकलने वाली हवा की मात्रा कम होती है और महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में निकलने वाली हवा की मात्रा अधिक होती है। अल्प प्राण व्यंजन है क ग अंग च ज ट ड ये है। देख लीजिए महाप्राण व्यंजन जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं जैसे पाका पत्ता कांचा। कंठ तालु मूर्धन्य दंत तर्स्य ओष्ठ दंत ओष्ठ नासिका। वर्ण से उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला वर्णों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के प्रकार 4 होते हैं। व्यंजन कितने 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त। द्वित्व व्यंजन एक ही व्यंजन का समरूप व्यंजन से मेल। संयुक्ताक्षर व्यंजन स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल। व्यंजन के 2 प्रकार हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला किसका समूह है? हिंदी में कुल कितनी स्वर हैं? ये सब यहाँ पर अभी पीछे में पढ़ाई थी, बता दीजिए, कमेंट में कर बताइएगा। विसर्ग का चिन्ह क्या है? स्वर समूह है। इसमें सही गलत का निशान लगाना है, यहाँ पे मिलान करना है।
देखिए मैं आगे बता रही हूँ। शब्द विचार वर्णों या सार्थक और स्वतंत्र समूह की शब्द कहलाते हैं। शब्द के वाक्य में प्रयुक्त होने पर वे पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण शब्द को चार भिन्न भिन्न आधार पर बांटा गया है। शब्द को चार भिन्न भिन्न आधारों पर बांटा गया है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर एक नंबर है, दूसरा नंबर रचना के आधार पर, तीसरा नंबर प्रयोग के आधार पर और चौथा नंबर अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार वर्गों में बांटा गया है। शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार वर्गों में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार वर्ग में बांटा गया है। जैसे एक नंबर है तत्सम, दूसरा नंबर है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृति भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ग्राम, अगिन, पुष्प, रात्रि आदि हैं। तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये संस्कृत के विकृत रूप होते हैं। जैसे कुआं, कोयला, पत्ता आदि हैं। तत्सम तद्भव कुआं। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए। जैसे झुग्गी, दिया, पगड़ी, जूता, लोहा आदि हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में भी समाविष्ट कर लिए गए हैं। ये शब्द सामान्यतः अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए हैं। जैसे डॉक्टर, तोप, आईना आदि हैं। तत्सम तद्भव घट तत्सम है, जबकि तद्भव घड़ा है। लक्ष्य लाख, दक्षी दही, कोकिल कोयल, कर्ण कान, घृत घी, कूप कुआं। स्वर्ण तत्सम है और सोना तद्भव है। गृह घर, दिवस दिन, श्रावण यानी सावन, घोटक घोड़ा, सूर्य सूरज, रात्रि रात, मृत्यु मौत। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम वे संस्कृत भाषा के बिना परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सब। देखिए ये चारों प्रकार हैं। रचना के देखिए यहाँ पर रचना के आधार पर बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को तीन वर्गों में बांटा गया है। बनावट या रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कौन? रुद्ध शब्द, यौगिक शब्द, योग रुद्ध शब्द। तीन भागों में बांटा गया है। रुद्ध शब्द, योगी शब्द, योग रुद्ध शब्द। रुद्ध शब्द, योगी शब्द, योग रुद्ध शब्द। रुद्ध शब्द से आप क्या समझते हैं? वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते हैं। वे शब्द परंपरागत होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे पेड़, सूर्य। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो रुद्ध शब्द में एक अन्य सार्थक शब्द या शब्दांश लगाने पर योगी शब्द बनते हैं, जैसे पुष्प, पुस्तकालय, पुस्तक आलय। योगरुद्ध शब्द ये वेगी शब्द जो उनका अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ अन्य अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में परिसिद्ध हो जाते हैं, जैसे नीलकंठ और गिरिधर। ये दो यौगिक शब्द क्रमशः शिव और श्री कृष्ण के लिए या उनके संदर्भ में प्रसिद्ध हो चुके हैं। प्रयोग के आधार पर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित हैं। लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। विकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभावित होते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। वे पांच प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण जल्दी, धीरे, ऊपर आदि है। समुच्चय बोधक है या, और, क्योंकि आदि है। संबंध बोधक के ऊपर, के पास, के आगे आदि। निपात ही भी है। अर्थ के आधार पर शब्द दो वर्गों में बांटा गया है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से भारत में अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। सार्थक पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और समश्रुति। पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्द को जैसे पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची, जैसे अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल, आग। विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम कहते हैं। जैसे खारा यानी खोटा, पाप यानी पुण्य, उल्टे शब्द। समश्रुति समान दिखने वाले भिन्न अर्थ के शब्द, जैसे नाग, पर्वत, नाग, सर्प। अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ देने वाले शब्द, अनेक अर्थ वाले शब्द जैसे अंबर, आकाश, वस्त्र हैं। अनेकार्थी शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे चाय, वाय, पानी, वाणी, वक आदि। निरर्थक शब्द वे हैं जिस भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, इसे निरर्थक कहते हैं। एक दृष्टि में वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति के रचना के आधार पर शब्द तीन वर्ग हैं: रुद्ध, यौगिक, योगरुद्ध। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो वर्ग हैं: विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के दो वर्ग हैं: सार्थक और निरर्थक। यहाँ पे क्वेश्चन है।
यहाँ पे क्वेश्चन समान अर्थ देने वाले शब्द हैं वह हैं प्राची, विदेशी शब्द बताएं, तत्सम शब्द किस भाषा से आए हैं, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी से बताएं, टिकट घर किस प्रकार का शब्द है, दर्शन शब्द का उदाहरण इसमें है, शब्द सही उत्तर प्रश्नों के निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, शब्द की परिभाषा देते हुए शब्द और पदों के बीच अंतर बताएं, देशज और विदेशज शब्दों के बीच अंतर बताएं। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार रिक्त स्थान भरिए, विकारी और अविकारी शब्द हटा कर लिखिए, शब्दों वर्णों को अलग करके लिखिए, निम्न में योगरूप शब्द किनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, लिखे, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर आदि है। द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सोना, पेट्रोल, डीजल के सभी द्रव्यों के नाम हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अंतः पदार्थ एवं द्रव्यों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों के द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, गेहूँ, मक्का, तांबा, चांदी, सोना आदि हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा से आपके समझ। जातिवाचक संज्ञा से समुदाय या समूहों को जो जब किसी एक नाम से जाना जाए तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे जातिवाचक संज्ञा है तथा बच्चों के समूह से बनी एक कक्षा या टीम समुदायवाचक है। इस प्रकार फूल एक जातिवाचक संज्ञा है तथा फूलों का बना हुआ गुच्छा समुदायवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। ऊपर दिए गए वाक्य में कड़वा, गंदा एवं एक गुण अथवा अवस्था का बोध करा रहे हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। अंतः जिस संज्ञा पद से किसी भाव या गुण अथवा अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, न्याय, प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, पढ़ाई है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे कि खुशियाँ जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा पद की पहचान। संज्ञा को पहचानने के 2 प्रकार हैं। संज्ञा के बाद प्रसर्ग ने, को, से, के लिए, में, पर आदि
आ सकते हैं तो मोनू ने कुर्सी को बच्चों के लिए चाकू से मुंबई में ऊंचाई पर आ गया। तो संज्ञा के पहले विशेषता का प्रयोग हो, जैसी कि छोटी माँ, उसका भाई, उस अच्छा लड़का आदि में संज्ञा शब्द से पहले क्रमशः छोटी, उसका, अच्छा शब्दों का प्रयोग हुआ तो भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा चार प्रकार से बन सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया विशेषण से।